नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भिंड शहर के एमजीएस कॉलेज की नई बिल्डिंग में दरार आ गई है और खामियां छुपाने के लिए थर्माकोल लगाई गई है, जिसके बाद एनएसयूआई के छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर धरना दिया। वहीं तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तहसीलदार अशोक गोबरिया ने बताया कि एनएसयूआई और एमजीएस के छात्रों ने एमजीएस की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दरारों में थर्माकोल की सीट फंसाई गई है। तहसीलदार ने निरीक्षण किया है और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सर लीड कॉलेज है ये देखो, इसमें वीडियो बना के दे दो। इसमें थर्माकोल की सीटों की क्या आवश्यकता थी? पिलर की जॉइंट देखिए और अंदर से प्लेंटर देख लीजिए, पूरा ही है वो तो। गेट खोलना है, गेट खुलवा दीवार चटकी रख सर ये ईट है, ये ईट का प्रयोग हो रहा है सर। पूरी 10 की रखेंगे सर। छात्रों की मौत का जिम्मेदार सर कौन होगा, ये बता दीजिए बस आप। अरे भाई आप जो सारे तो लिखे ज्ञापन चाहिए आपको, सुन तो सर को दे, सर को लिख के दे चुके 15 दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे चुके। हम फोटो भी है हमारे पास में, क्या अरे आप रिकॉर्डिंग दे देना उसके बाद। आपको दे चुके हैं, हम ठीक है, हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। ये तालाबंदी कॉलेज प्रांगण में नई इमारत जो बनाई जा रही है उसकी कमजोर हालत और जर्जर स्थिति को लेकर की है। कुछ दिन पहले ही प्राचार्य महोदय को नई इमारत की जानकारी दी गई थी, जो कि बहुत दयनीय स्थिति में है। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और अभी से ही वह जगह जगह से टूटने लगी है। उसमें गैप कवर करने के लिए थर्माकोल की शीटें लगाई गई हैं, ऊपर से पुट्टी कर दी गई है। मतलब अपनी कमजोरी को ढांकने का पूरा प्रयास किया गया है। प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था, प्राचार्य महोदय ये कहने लगे कि अभी हमारे अंडर में नहीं है पीडब्ल्यूडी का मामला, हमारी जब हैंडओवर होगी तब हम उस विषय को लेकर बात करेंगे। इसका कलेक्टर साहब को आवेदन नहीं दिया? कलेक्टर साहब को आवेदन नहीं दिया था, क्योंकि जब हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था तो उनसे हम लोगों ने बात की थी। तो उनका ये कहना था कि हमने कलेक्टर साहब से बात कर ली है और उन्होंने कहा जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन तब से कुछ नहीं हुआ। 1 महीना समथिंग हो गया है और हम लोगों ने इस विषय को लेकर की है कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, या तो कलेक्टर साहब ने, या प्राचार्य महोदय ने, या ठेकेदार ने, या फिर पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और हमको लिखित में जानकारी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है शिवांत शर्मा, एनएसयूआई में काम। दोबारा तालाबंदी की गई है तो एक्चुअली क्या है कि मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, जो वास्तविक प्रिंसिपल हैं वो अभी छुट्टी पर हैं। इन्होंने कुछ ज्ञापन दिया होगा एक उपाध्याय जी को, जो कि प्राचार्य है। उसके बारे में ये लोग धरना रख रहे हैं कि मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, अभी तक कुछ हुआ नहीं, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। इन्होंने क्या ज्ञापन दिया? छात्रों से मैंने कहा कि आप मुझे ज्ञापन दें, मैं उस पर अभी कार्रवाई करता हूँ, कलेक्टर साहब को लिखता हूँ, सबको लिखता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं। ये जो बिल्डिंग बन रही है आप देख रहे हैं पीछे, इसके बारे में इन लोगों का कहना है कि बिल्डिंग मानक के अनुसार नहीं बन रही, जबकि ये बिल्डिंग हम लोगों का भी हैंड ओवर ही नहीं हुई है। तो अभी जो बना रही है समिति, उसको पीडब्ल्यूडी बना रही है, तो उनसे इनको जाके कहना चाहिए हमको लिख के नहीं बन रही तो हम उस पर कार्रवाई करें। ये बात। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर दूसरी एमजीएस प्राचार्य। जी जी। नारायणपुर थाने में थाना प्रभारी के रूप में दया शंकर राय का योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच संबंध बेहतर हो, इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। जनता और विभाग पर विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि जनता की कोई भी समस्या हो सीधे आकर मुझसे मिले, समाधान की दिशा में त्वरित पहल होगी। गुरुवार को बतौर थाना प्रभारी के पद पर दया शंकर राय ने अपना योगदान किया है और विधि व्यवस्था का बेहतर ढंग से संचालन करने की बात कही है। सर, नए थाने प्रभारी के रूप में नारायणपुर थाना पे आप ज्वाइनिंग किए हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं आज थाना प्रभारी के रूप में नारायणपुर में योगदान दिया हूँ और जनता को मेरे ओर से नमस्कार, जोहार। और जनता की जो भी समस्या होगा उसको खुले दिल से
समाधान करने के लिए पूरी तत्परता से, तन्मयता से प्रयत्नशील रहूँगा। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिबद्धता है पुलिस की, और अपराध मुक्त करना, जनता का सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरना ही मेरी दायित्व और जिम्मेदारी है। खुशीलाल हॉस्पिटल के पीछे लगभग 35 साल पुराने शिव मंदिर को कल प्रशासन ने जेसीबी से धराशायी कर दिया था, जिसमें दिवाली और पिलर्स तोड़े गए। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि कहीं आसपास अन्य धार्मिक स्थल हैं जिनको लेकर भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार की तुष्टीकरण की कार्रवाई उचित नहीं है और शासन इस प्रकार की कार्रवाइयों को बंद करे, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच समाज के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, जिला संयोजक अजय मिश्रा, बीजेपी पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी ने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज यहाँ कोलार खुशीलाल हॉस्पिटल के पास जो है एक भगवान शिव का मंदिर जो कि 30-35 वर्ष पुराना था, उसे प्रशासन ने रात के अंधेरे में आकर तोड़ा है। तो यहाँ संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। एसडीएम साहब से हमने बात करी है, एसडीएम साहब ने मिलने का समय दिया है और हम यह जानकारी जानना चाह रहे हैं कि इस मंदिर का क्या विवाद है। आसपास अन्य बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि कई मज़ारें हैं जो कि वो भी अवैध हैं और उसकी भी हमने कई आवेदन दे चुके हैं, कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करता। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसको शासन स्तर तक ले जाएंगे और शासन स्तर पर बात करेंगे और मंदिर का निर्माण हमने पुनः प्रारंभ कर दिया है। जन समर्थन से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों की भावनाएं हैं इस स्थान पर। एक छोटा सा पौराणिक मंदिर है जिसमें कि भगवान शिव और नंदी विराजमान है, एक माता जी विराजमान है और यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। लोगों के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। राजधानी जयपुर की गोविंदगढ़ पंचायत समिति की 14 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों ने निर्माण कार्यों के बिना मूल्यांकन कर 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया। इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए गोविंदगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल सोनी ने 14 ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम सेवकों को वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर नोटिस थमा दिए हैं। ग्राम सेवकों को नोटिस दिए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे खेल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर होने की संभावना है। विकास अधिकारी ने नोटिस देकर सभी ग्राम सेवकों से 3 दिन में जवाब मांगा है। गोविंदगढ़ विकास अधिकारी अनिल सोनी ने बताया कि गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेजरोली, विमलपुरा, आष्टी कला, नागल गोंजू और मलिकपुर, मंडा भिंडा आदि जगहों पर ग्राम पंचायतों की ग्राम सेवकों को नोटिस दिए गए हैं। इन ग्राम सेवकों ने बिना मूल्यांकन किए ही 5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया। इसमें घपले की जांच की आशंका को लेकर नोटिस दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम परतापुर में खेल प्रेमियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों के सहयोग के द्वारा खेल मैदान का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस कार्य में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मयंक जी डाबी परतापुर ने बताया कि सभी दीवारों पर हमारे देश की सेना के जवानों की पेंटिंग और खिलाड़ियों के चित्र बनेंगे। उसी के साथ दर्शक और खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था होगी। मैदान के चारों तरफ रंग रोगन का कार्य होगा और खेलने के लिए पिच बनाया जाएगा। दर्शकों की बैठक की व्यवस्था की जाएगी और बची हुई जगह पर पेड़ पौधे लगाकर मैदान को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। राहतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरा लहरिया में कास्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ सरपंच राम अवतार लहरिया और उप सरपंच राम अवतार लहरिया ने फीता काटकर किया। इस टूर्नामेंट में करीब 30 टीमें भाग ले रही हैं। आज पहला मैच किशनपुरा और खामखेड़ा के बीच खेला गया, जिसमें विजेता किशनपुर रही। विदिशा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भीमताल गांधी चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें वेतन विसंगति, शिक्षा विभाग में संविलियन और अन्य प्रमुख मांगे शामिल हैं। संघ की जिला अध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रही हैं, इसलिए हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं जिला सचिव हूँ। इसी विदिशा जिले में मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं और विदिशा जिले में हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश बुलंद आवाज़ नारी शक्ति
के बैनर के संगठन के तले हम आज ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपने वाले हैं। हमारी पहले भी ये मांगे रही हैं, तो इनमें से कुछ मांगे तो पूरी की गई हैं और अधिकांश मांगे हमारी पूरी नहीं की गई हैं। इसी के उसमें हम कलेक्टर महोदय को अपनी समस्याएं और ज्ञापन सौंपने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरान शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि हम लोगों का मानदेय 11,500 किया जाएगा, लेकिन 10,000 रुपये कार्यकर्ता को दिए जा रहे हैं और 5,000 रुपये सहायिका को दिए जा रहे हैं। तो जो उन्होंने 1,500 रुपये कार्यकर्ता को दिए जाना चाहिए अतिरिक्त और 750 रुपये सहायिका को दिए जाना चाहिए, इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कि 2019 से जब से उन्होंने ये घोषणा की है, एरियर सहित हम सभी बहनों को भुगतान किया जाए। दूसरी समस्या हम लोगों की यह है कि हम लोगों की बहनों की अनुकंपा नियुक्ति, हर विभाग में ये प्रावधान है कि जब भी उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति उनकी पुत्री या पुत्र को दी जाती है। और स्टेज से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि मेरी बहनें, कार्यकर्ता बहनें यदि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उनकी पुत्री को ये अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन ऐसे कई केस हमारे विदिशा जिले में और ग्रामीण में हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। कई हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पूरी सेवा आंगनवाड़ी में बिता दी है पूरा समय, अब वो रिटायरमेंट की उस पर बैठी हैं, तो उन्हें कोई भी एक मुश्त राशि प्रदान नहीं, ना ही पेंशन का प्रावधान है और ना ही एक मुश्त राशि का प्रावधान है। ये घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में स्टेज के दौरान अपनी कार्यकर्ता बहनों के लिए किया था कि मैं कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए और सहायिका बहनों को 75,000 रुपए की राशि प्रदान करूंगा, लेकिन वो भी अभी घोषणा कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इन सभी उसके लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों का मानदेय 2018 में 1,500 रुपये और बढ़ा दिया गया था, जिसकी तुरंत बाद कटौती कर दी गई और आज दिन तक उस मानदेय का पता नहीं है। हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार से निवेदन किया कि हमारी बहनों का ये 1,500 रुपये वापस किया जाए, चूँकि घोषणा तो हो गई है परंतु अभी तक कागजों में हम लोगों को पता नहीं कि वो 1,500 रुपये हैं कहाँ। आज उसी पर्पज से हम सभी बहनें ये अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें 1,500 रुपये एरियल्स के साथ वापस किया जाए। दूसरा, हमारा जो आंगनबाड़ी का समय है वो है 9 बजे से 4 बजे तक, तो समय अवधि भी कम की जाए। तीसरी बात यह है कि स्कूल का तो नाम दिया गया कि प्री स्कूल आंगनबाड़ी लग रही है, चूँकि अभी तक ये कागजों में नाम नहीं है कि प्री स्कूल है कि आंगनबाड़ी है, तो हमें शिक्षा विभाग से सम्मिलन किया जाए। ये हमारी मांगों को लेकर के आज हम सभी बहनें इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कितनी तहसीलों की महिलाएं शामिल हुई? ये अपनी 9 तहसीलों की महिलाएं, पूरा विदिशा जिला है। आपकी मांगे पूरी नहीं, फिर आपका अगला अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे और 24 तारीख से हमारा ये अनशन आंदोलन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल पोरसा के द्वारा परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस समर्पण दिवस के अवसर पर आजीवन सहयोग निधि प्राप्त करने का कार्य किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वक्ता के रूप में मन्ना सिंह तोमर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुरैना एवं आजीवन सहयोग के निधि मंडल के प्रभारी साहिब सिंह तोमर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, महाराज सिंह तोमर, मोहर सिंह तोमर, आनंद सिंह तोमर, राकेश उपाध्याय, रामपुर सिंह तोमर, महावीर सिंह तोमर के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह तोमर। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। इसका कार्यक्रम आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा रखा गया था, जिसमें पार्टी की आजीवन सहयोग निधि प्राप्त करने का कार्यक्रम भी रखा गया। साथ में करीबन कितने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया आज? पार्टी के सभी मंडल के पदाधिकारी और मंडल में निवासरत पार्टी के जिले के पदाधिकारी समस्त करीबन 150 से 200 लोग उपस्थित थे।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कृषि कानून को लेकर भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे टूटे बयान को आड़े हाथों लिया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, संदीप डोगर सिंह, राजेश जैन के साथ तमाम भाजपा नेता उपस्थित रहे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 2021-22 का बजट दिया, वो लोक कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले समय में जिस स्थिति में देश को हम दुनिया का सिरमुकुट के रूप में देखना चाहते हैं, उस दिशा में भारत का यह बजट आगे बढ़ाने के लिए सहायक होने लगा है। और जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को एक नया मंत्र देकर के देश कैसे स्वच्छ रह सकता है, इस रूप में भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर काम हुआ। ठीक उसी हिसाब से उसी तरह से एक जो जरूरत लगती थी कि 73 साल हो गए देश की आज़ादी को, और देश की आज़ादी के बाद भी आज भी स्वच्छ जल पीने को आदमी मजबूर है, उसको स्वच्छ जल नहीं मिलता। इसलिए भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने प्रत्येक घर में नल, प्रत्येक घर को जल, इस अभियान के साथ ही पूरे देश में हम स्वच्छता के क्रम को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, पानी की उनके व्यवस्थाएं हो, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य के बजट में 137% की वृद्धि की गई है। ये इससे ये बताता है कि देश के स्वास्थ्य को लेकर के हमारी स्थितियाँ, दशा कैसी थी, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। कोरोना के वैक्सीन के लिए भी एक बड़ा बजट भारत के इस नए बजट में आया है। निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर हो, भारत स्वस्थ हो, भारत स्वच्छ हो, इस कल्पना के साथ ये जो 2021-22 का बजट है, ये मील का पत्थर साबित होगा, जो देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली हैं, चाहे मेट्रो के रूप में, चाहे रेल की अनेक परियोजनाओं के रूप में, अनेक कामों के रूप में हमको मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली हैं, बार बार उसको दोहराऊंगा कि चाहे हमारी सड़क परियोजनाओं के लिए 38.743 करोड़ रुपए की राशि मिली हो, चाहे मध्य प्रदेश की सड़कों के उन्नयन के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई हो। मध्य प्रदेश में पुलों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ होना है, इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में बिजली के ट्रांसमिशन के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 401 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिंचाई क्षमता के विकास के लिए 367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनेक ऐसी योजनाओं में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को इस बजट का लाभ मिलने वाला है। मैं मान सकता हूं कि एक दूरगामी सोच, कहना चाहिए कि एक बड़े लक्ष्य के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देश को दिया है, उसको साकार करने के लिए ये बजट, फिर से मैं कहूँगा, मील का पत्थर साबित होता है। जांजगीर चांपा जिले के 234 निजी स्कूलों को पिछले 3 सालों से शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों के अनुदान की 12 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार से अब तक नहीं मिली है। पहले ही कोरोना काल में निजी स्कूलों की माली हालत खराब है। दर्जनों नए नियम, कानून और फीस बाध्यताएं लगा दी गई हैं। ऊपर से विभाग से बार-बार निवेदन के बावजूद भी राशि नहीं मिलने से स्कूल संचालक परेशान हैं। निजी स्कूल संचालकों ने बताया कि केवल जांजगीर चांपा जिले को ही शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली राशि से वंचित रखा गया है, बाकी सभी जिलों में ये राशि मिल चुकी है। उन्होंने जिले के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले का शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। निजी स्कूल यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी माली हालत खराब है, अब केवल कटोरा हाथ में आना बाकी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वो स्कूल के लंबित भुगतान की सूची राज्य स्तर पर भेज चुके हैं, राशि राज्य स्तर से ही लंबित है। शासकीय विद्यालय के कुछ प्राचार्य हमारे पास अपनी आरटी से संबंधित राशि की मांग करने के लिए आए थे, जिसमें उनके द्वारा हमें उन्हें कहा गया है कि 18, 19 और 19-20 की राशि
के लिए हम मांग पत्र और सूची रायपुर को भेज दिए हैं और आप लोगों के खाते में ऑनलाइन राशि का भुगतान किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा यहाँ रायपुर से हमको कहा गया है। सर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप मतलब जांच करने के लिए बोला हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि मैं 234 स्कूल की मैं सूची भेज चुका हूँ और उसको वेरीफाई करके पुनः भेजूँगा। इस पर उनके द्वारा जानकारी दी गई है। 2 साल की आरडी की राशि की पैसा लगभग 12 करोड़ के आसपास की आ रही है। इस प्रकार से हमने मांग पत्र भेजा, उसमें उसी प्रकार के लिखे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सब मिल करके जितने भी सहयोगी यहाँ पर आए थे, मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना हम लोग लगातार कोरोना काल से कर रहे हैं और स्कूल संचालन में हम लोग को अत्यधिक परेशानी आ रही है। स्पेशली हम लोग को आरटी के शुल्क के लिए था कि आरटी की शुल्क की राशि इवन 17-18 से कई स्कूलों को नहीं मिली है। 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, फिर उसके बाद 19-20, 20-21 का तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि उसकी मांग हम कैसे करें, और जबकि ये सेशन भी गुजरने को होने को है। 17-18 से लेकर के 19-20 के 3 सालों की राशि इसी और केवल छत्तीसगढ़ में सिर्फ जांजगीर जिला ही है जिसमें राशि नहीं प्राप्त हुई है, और जितने भी स्कूलों में मुश्किल से शायद आधे स्कूलों की आधी राशि प्राप्त हुई है। और खुद अगर पर्टिकुलर हम जितने भी अगर दिख रहे होंगे उनमें से किसी को भी 18-19 और 19-20 की राशि अभी तक नहीं मिली है। उसके संबंध में मिलना चाह रहे थे, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी जो हमने रखी, कि वो चाहे यूडाइस कोड का मामला हो और या फिर जो अनुमति से संबंधित हो कि या मांग पत्र संबंधित हो, इसी संबंध में हम जिला शिक्षा के महोदय से मिलने आए थे। स्थिति तो ये है कि अधिकांश प्राइवेट स्कूल जो कि बजट स्कूल हैं, हम जिला मुख्यालय में स्पेशली जो है कुछ स्कूलों को छोड़ करके अधिकांश बजट स्कूल हैं, इन द सेंस कि प्री प्राइमरी से लेकर के 5,000 अप टू 10,000 हमारी फीस है, और उसमें ही हमको जो है शिक्षकों को वेतन देना है, किराया का देना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी जो है खर्चे होते हैं वो हमको लागू करने होते हैं, देने होते हैं। इस कोरोना काल में इस जिला मुख्यालय में पूरी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, टीचर को हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं, उनके PF SIC भी जा रहा है, लेकिन अब स्कूल में पालक अधिकांशतः नहीं आ पा रहे हैं, और स्थिति यह है कि स्कूल बंद होने के कगार में है। छत्तीसगढ़ में कहूँ तो कटोरा हमारे हाथ में बस एक बचा हुआ है, बाकी सिंबॉलिक हम लोग दिख रहे होंगे, अलग चीज़ें हैं। स्थिति बहुत ख़राब है स्कूल की, और गांव में तो वहाँ और हमने तो देखा कि शायद 10-15 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है कि अब इस सेशन से हम स्कूल नहीं। हमारे बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।